गुड मॉर्निंग आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, जियोस एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही थी, जिसमें अभी 2-4 दिन से 1-2 क्लास ही हो पाई है। बाकी टाइम नहीं मिलने के कारण क्लासें नहीं हुई। कोशिश करेंगे रेगुलर क्लास आए, और जो भी आपका 3-4 दिन में नुकसान हुआ है उसके एक्स्ट्रा क्लास ले लेके उसकी पूरी भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। हम तापमान पूरा पढ़ चुके हैं। तापमान विसंगति क्या होती है, तापमान विलोमता क्या होती है, उसके बारे में चर्चा कर लिए। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम वहाँ पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य यही है कि इसमें डीपली नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ेंगे कि आरपीएससी जहाँ से प्रश्न बनाती है उन सभी प्रश्नों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारा है वायुदाब, और वायुदाब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें पवनें इससे डिपेंड होती है। पवनों से हर बार क्वेश्चन बनता है। चक्रवात है वो इस पे डिपेंड है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जो कोशिकीय संचरण होता है इससे क्वेश्चन बनते हैं, और इसी से कहीं ना कहीं वाताग्र बनते हैं, तो वाताग्रों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे और इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1-2 क्लास इसमें होगी, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी इसको समाप्त कर दें। देखो, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वायुदाब क्या होता है। तो वायुदाब के बारे में बताऊं कि ये पृथ्वी है, उसके चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। और वायुमंडल की समस्त परतें क्या होती है? दबाव डालती है। किस पे डालती है? पृथ्वी पर डालती है। पृथ्वी पर दबाव क्यों डालती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के पास है। तो पृथ्वी के पास अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी वायुमंडल को अपने साथ बांधे रखती है, जिसके कारण ऊपरी परतों का दबाव निचली परतों में पड़ता है, और इसी के कारण भार एक होता है। उस भार को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। ये हमने समझ लिया है। तो वायुदाब क्या है? वायुमंडल की समस्त ऊपरी परतों का पृथ्वी पर पड़ने वाला दाब है, इसी को वायुदाब कहते हैं। अब इसका मापन कैसे किया जाता है? सबसे पहले एक महोदय थे, ग्यूरिक महोदय, और ग्यूरिक महोदय ने 1651 में बताया कि वायु में दाब होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले वायु में दाब नहीं था। हालांकि दाब तो था, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया, उसको पहचाना नहीं गया। जिस प्रकार से 1986 या 1686 या 1680 कई बुक्स में लिखता है, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। इसका मतलब ये नहीं कि पहले गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था या वो काम नहीं कर रहा था। काम तो वो कर रहा था, लेकिन उसके प्रति ध्यान नहीं गया। इसीलिए ग्यूरिक महोदय ने वायुदाब की खोज की और इसको मापने के लिए एक यंत्र बनाया। वो गैलीलियो के शिष्य थे, टोरिसेली। इन्होंने एक वायुदाब मापी बनाया। तो ये 2 फैक्ट भी हमें याद होनी चाहिए कि वायुदाब की खोज किसने की और इसको मापने के लिए यंत्र का निर्माण किसने किया। अब आगे चलिए, इसको पूरा मैंने स्लाइड में इसको पूरा ले रखा है, जो मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं उनमें इसको सारा पूरा हमने पढ़ा है। अब इसमें पढ़िए आप, वायुमंडल की सभी परतों का ऊर्ध्वाधर रूप से, देखो क्षैतिज रूप आ जाए गलत हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर रूप मतलब वर्टिकल रूप से, धरातल या सागर तल या धरातल या सागर के प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले भार या दाब को क्या कहते हैं? वायुदाब या एयर प्रेशर कहते हैं। वायु में स्वयं का भार होता है। देखो, वायु हम फील नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एयर प्रेशर हर जगह। आज हम बैठे हैं, हमारे चारों तरफ भी एयर प्रेशर है। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन जा रही है और ट्रेन के पास कोई व्यक्ति खड़ा है, और जब ट्रेन गुजरती है तो वो व्यक्ति क्या होता है, ट्रेन के अंदर, ट्रेन अपनी ओर अंदर खींचती है, और कई बार ऐसे व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ जाता है और कट जाता है। इसलिए कहते हैं कि ट्रेन जब भी गति करे तो उससे दूर खड़ा रहे। क्या कारण होता है? इसके पीछे भी वायुदाब है। जब ट्रेन स्पीड से निकलेगी, कोई आदमी खड़ा है तो स्पीड से निकले, यहाँ की जो वायु है वो उसको हटा देती है, वो जिससे इस पर्टिकुलर भाग में जो ट्रेन और उस आदमी के बीच वाला भाग है उसमें वायुदाब कम हो जाता है। और जब यहाँ वायुदाब कम होगा तो इधर वाला वायुदाब क्या करेगा? इस आदमी को प्रेशर लगाएगा, तो ऐसा लगता है जैसे वो ट्रेन उस आदमी को खींच रही है। तो ऐसा वायुदाब के कारण है। तो वायुदाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम खड़े हैं, जैसे मान लो कोई पेन है, पेन से इंक निकल जाए, अभी नहीं निकल रही है, और इसके ऊपर अगर वायुदाब नहीं होता तो पेन काम नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें वायुदाब के पीछे काम कर रही है, और वायुदाब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे दैनिक जीवन में भी। हम इसलिए नहीं कह रहे कि वायुदाब पवनें चलती है या वर्षा होती है या चक्रवात बनते हैं, ये नहीं। हमारे दैनिक जीवन में भी वायुदाब, अभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी वायुदाब
का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि अगर वायुदाब नहीं होगा तो फिर कण पास पास नहीं होंगे, जब कण दूर दूर होंगे, पास पास नहीं होंगे, तो फिर वॉइस भी प्रॉपर नहीं जाती है। इसके पीछे ही वायुदाब का कारण है। नाक में से खून निकलने लग जाए अगर बाहर वायुदाब नहीं होगा, हो सकता है कान में से खून निकलने लग जाए, क्योंकि वायुदाब के कारण हम संतुलित अवस्था में हैं। अब देखिए, वायुदाब की खोज किसने की? ग्यूरिक ने की। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुदाब में क्या होती है? गिरावट। ये एक फैक्ट है वायुदाब। और इसी के बारे में मैंने पहले बताया था कि ये कंट्रोवर्सी है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते तापमान कम होता है और वायुदाब भी कम होता है, जबकि हम कई बार पढ़ते हैं कि वायुदाब और तापमान में विलोमानुपाती संबंध होता है। उसके बावजूद इनमें यहाँ देखा जाए तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर या ऊर्ध्वाधर रूप से जाने पर वायुदाब और तापमान में कैसा संबंध होता है? समानुपाती संबंध होता है। तो प्रकृति में अपवाद सभी जगह है। इसका प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के समीप गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसीलिए वायुदाब पृथ्वी के समीप अधिक, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम, तो वायुदाब भी कम होता है, क्योंकि वायु के कण दूर दूर होते हैं। भारी गैस है, धूल कण है, जलवाष्प है, ये सारे के सारे पृथ्वी के समीप होते हैं। मौसम के सभी तत्व जैसे वर्षा है, मेघ बनना है, आंधी है, तूफान है, पवन है, ये सारे के सारे किससे? वायुदाब से नियंत्रित हो। यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से कारण जो वायुदाब से नियंत्रित है, तो आपको इन सारे को पता होना चाहिए। वायुदाब का जो वितरण है वो ऊंचाई और वायुमंडलीय तापमान, पृथ्वी के घूर्णन, जलवाष्प, वायुमंडलीय तूफान आदि द्वारा नियंत्रित होता है। हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि वायुदाब केवल और केवल तापमान पर डिपेंड होता है। तापमान पर डिपेंड नहीं है वायुदाब को, और भी कारण है जो वायुदाब को प्रभावित करते हैं। जैसे जो तापमान तो मेजर है, उसके अलावा आपने देखा होगा वायुमंडलीय पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके कारण भी क्या होता है? वायुदाब में परिवर्तन होता है। इसका सटीक सा एग्जाम्पल हमारे पास में उपोष्ण कटिबंधीय जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र था, वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होना चाहिए था, लेकिन वहाँ उच्च वायुदाब है। उपध्रुवीय क्षेत्र है, वो तापमान तो कम है, लेकिन वहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल एक्सट्रीम शब्द है, केवल, तो केवल तापमान नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है। जलवाष्प है। अब जलवाष्प के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखना इस चीज़ को। जलवाष्प, जैसे वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो उसका दाब क्या होगा? हमारे मन में ये आता है कि जैसे ही वायुदाब अधिक होगी, जलवाष्प अधिक होगा तो वायुदाब ज़्यादा होगा, लेकिन उल्टा सिस्टम है। आर्द्र वायु में, देखो मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेटमेंट उल्टा है। आर्द्र वायु में वायुदाब कम होता है, जबकि शुष्क वायु में वायुदाब अधिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जलवाष्प जिस वायु में होगी उस वायु का प्रेशर क्या होगा? वो वायु क्या होगी? कम दाब की होगी। और जिस वायु में जलवाष्प नहीं है वो उसमें क्या होगा? वायुदाब उच्च होगा। देखिए आगे, अब कुछ संकेत जो बैरोमीटर के। बैरोमीटर क्या है? वायुदाब मापने का एक यंत्र है बैरोमीटर। जैसे 14 का बैरोमीटर आपने सुना होगा, 14 ने भी एक बैरोमीटर बनाया था। उसके अलावा जो वायुदाब का था उसके है ना, और एक जो बैरोमीटर आपने पढ़ा होगा निदर्व वायुदाब मापी, तो इसका जो निर्माण किया था वो बिडाई ने किया था। बिडाई तो आ जाए, निदर्व बैरोमीटर या निदर्व वायुदाब मापी का निर्माण किस मोदी ने किया? तो उसका नाम था बिडाई, ठीक है। और उसका अगर पूरा नाम आ जाए तो लुशियन बिडाई, आपको याद रखना है। इसने क्या किया था? बैरोमीटर का जो निदर्व बैरोमीटर है। और आजकल तो क्या हो गया कि ऑटोमेटिक रूप से भी वायुदाब एक पेपर पे अंकित होता रहता है, ठीक है। जैसे ऊपर जाएगा तो उसमें पेन चलता रहता है, ऐसे कुछ भी, तो उसको कहते हैं बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ से हम क्या कर सकते हैं? वायुदाब का अंकन करते हैं जिस पेपर पे, ग्राफ पे, तो वो क्या करता है? वो चलता रहता है, बढ़ता घटता रहता है ऐसे। तो ऐसे अंकन को क्या कहते हैं? बैरोग्राफ पर ऐसा अंकन किया जाता है। अब कुछ संकेत होते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, हम तो उस पर बात करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? सफलता प्राप्त करना। देखो अगर आ जाए
अचानक से बैरोमीटर पठन के संकेत है कि अब बैरोमीटर हम देख रहे हैं और बैरोमीटर में आपको देखा कि तीव्रता से बैरोमीटर में जो दाब है वो घट रहा है। तो तीव्रता से वायुदाब का घटना या बैरोमीटर का घटना किसका संकेत देता है? तो आप याद रखना कि चक्रवात और तूफान का संकेत देता है। पहले गिरना, वायुदाब का पहले बैरोमीटर का जो है वो रीडिंग है वो गिरती है और फिर धीरे धीरे बढ़ना, ये किसका संकेत है? वर्षा का संकेत है। लगातार बढ़ना तो प्रतिचक्रवात और साफ मौसम का। देखो प्रतिचक्रवात में वर्षा नहीं होती है, जहाँ पर प्रतिचक्रवात की दशाएं होती है वहाँ पर क्या नहीं होती है? वर्षा नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ प्रतिचक्रवात होंगे वहाँ शुष्क दशाएं होगी और जहाँ शुष्क दशाएं होगी वहाँ पर क्या होगा? वर्षा नहीं होगी, मौसम साफ होगा, बादल नहीं बनेंगे। प्रतिचक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जाती है। क्या डायरेक्शन होती है? ये डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने एक बार क्लास में बताया था कि इसका याद करने का तरीका है, एक चीज़ को याद कर लो, बाकी डिटेल में कर लेंगे। आप ये देखिए प्रतिचक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और चक्रवात प्रतिचक्रवात चक्रवात का उल्टा होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जब प्रतिचक्रवात क्लॉकवाइज है तो चक्रवात क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार आपको याद करना, एक क्वेश्चन इसमें से हमेशा बनता है। अब देखिए कुछ वायुदाब के बारे में फैक्ट है, वो भी याद कर लो। विश्व का सर्वाधिक वायुदाब, उसके बाद हम पढ़ेंगे वायुदाब पेटियां क्या है, कौन कौन से कारण है, ठीक है, क्या एक वायुदाब पेटी में क्या कौन सी कोशिकाएं चलती है, वो सारा अध्ययन हम इसमें करेंगे। विश्व का सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर दर्ज किया गया? इर्कुटस्क साइबेरिया में है, रूस के अंदर, वहाँ पर सर्वाधिक वायुदाब अंकित किया गया। विश्व का सबसे कम वायुदाब मेरियाना द्वीप है। मेरियाना द्वीप आपको पता है फिलीपींस के पास है, तो वहाँ पर एक टाइफून, अब इससे भी आप एक क्वेश्चन बनाए, टाइफून कहाँ आता है? दक्षिणी चीन सागर या प्रशांत महासागर वाला जो चीन वाला बेल्ट है उसमें टाइफून आते हैं, चक्रवात हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो इसकी चक्षु में, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो चक्रवात होते हैं उसके केंद्र में, जो हम लोग आँख बोलते हैं, वहाँ पर वायुदाब कम होता है। ये भी हमने चर्चा कर रहे थे कि प्रतिचक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, तो चक्रवात के केंद्र में क्या होगा? निम्न वायुदाब। ये तो बात की जा रही है। संपूर्ण वायुमंडल का भार, ये भी पूछ सकते हैं आपको, तो इसको याद रखना 6.6 इंटू 10⁻21 टन में है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर टन है और यहाँ 21 है, ये 10⁻21 6.6, यहाँ 5500 मतलब 5,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर 50% वायुदाब हमारा कम हो जाता है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब का 99% भाग यहीं समाप्त हो जाता है, बाकी फिर अदर भाग होता है। ये एज ए फैक्ट है, आपको याद रखना है और काम चलेगा नहीं। अब आ जाओ, इसको किस प्रकार मापते हैं वायुदाब को, और इसमें से कई बार जो इकाई है उसको परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा फोकस यहाँ पर होगा कि कौन कौन सी इकाई है, क्या क्या इकाई किस किस के बराबर है और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखिए समुद्र तल की बात की जा रही है, वायुदाब कितना है समुद्र तल पे, या वायुमंडलीय दाब जो कितना है वो कितना है? तो 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की बात कर दी जाए, सेंटीमीटर है और किस में बताया गया है? ग्राम में। तो ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो लगभग हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसको अगर इंच में आ जाए तो प्रति इंच कितना है? जो ब्रिटिश मापनी है इंच, उसमें बताया जाए तो हम कहेंगे कि 14.7 पौंड प्रति इंच। इसका मतलब हो गया लगभग 7 केजी प्रति इंच। अब आपको यहाँ फंसाया जा सकता है, पौंड ना देकर यहाँ पर आपको क्या दे दिया जाए? आपको यहाँ पर किलोग्राम दे दिया जाए। हम जब भी बात करेंगे तो किलोग्राम हमारे पास हिंट करेगा, ये हमारे माइंड में पड़ा हुआ है। इसको लगभग 7000 ग्राम कर दे और यहीं पर आपको कर दे कि 1034 ग्राम प्रति इंच, और ये इंच आपको दे दिया जाए तो यहाँ सतर्क रहना है। जब इंच की बात आए तो लगभग 7 किलो, और अगर इंच की बात ना कर सेंटीमीटर की बात आती है तो वहाँ पर लगभग 1 किलो। वायुदाब मापन बैरोमीटर मिलीबार में किया जाता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो मापनी वो पास्कल है। वायुदाब को मापने की अंतर्राष्ट्रीय मापनी क्या है? पास्कल याद रखना, बाकी जनरली मिलीबार में माप देते हैं इसको, तो ये आपको याद रखना। इसको मापने के कौन कौन से यंत्र है? उसको मापने के जो यंत्र है वो है साधारण वायुदाब मापी, मरकरी बैरोमीटर, 14 बैरोमीटर, निद्रव्य बैरोमीटर और बैरोग्राफ। जो मैंने आपको बताया था कि
14 का नाम से ही है, नीदरो का पूछ ले तो आपको ये नाम याद रखना है। कौन? लुशियन ब्रिडाई, ये आपको नाम याद रखना है। सर्वप्रथम वायुदाब की खोज ये हमने पढ़ लिया है। गैलीलियो के शिष्य थे टोरिसेली ने वायुदाब माप की खोज की है और इससे सिद्ध किया उन्होंने कि वायु में क्या होता है, बार होता है। वायुदाब को मापने के लिए इंच, सेंटीमीटर और मिलीबार का प्रयोग किया जाता है। अब इनके मध्य क्या संबंध है, क्या इनको अगर इसमें दिया हो तो इसमें कैसे चेंज करें, इसमें दिया हो तो इसको कैसे चेंज करें, और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता, उस पर चर्चा हम करते हैं। देखो, वायुदाब मापने के लिए एक नली होती है जिसमें क्या होता है, पारा। ये मान लीजिए हमारे एक पास नली है और इसमें हमने पारा भर दिया। अब वायु का जब प्रेशर पड़ेगा तो इस नली का जो पारा है वो ऊपर कितना जाता है, बस इसी को क्या कहते हैं, इसी का मापन होता है कि ये 29 इंच गया तो 29.92 इंच, ये 29.92 इंच किसके बराबर होते हैं, 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है ये ऊंचाई। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगी उसकी ऊंचाई, और ये ऊंचाई किसके बराबर मानी जाती है, 1013.25 MB के बराबर मानी जाती है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 MB का मतलब क्या है, 1 MB होती क्या है, तो 1 MB का मतलब होता है कि एक जो आपकी वर्ग इंच है, क्या है आपकी जो इसकी एक वर्ग जो सेंटीमीटर है उस पर 1000 डाइन के बराबर ये होता है 1 मिलीबार। एक वर्ग सेंटीमीटर पे 1000 डाइन के बराबर। डाइन क्या है, डाइन दाब को मापने की एक इकाई है। तो इस प्रकार आप इसको करें, 1 मिलीबार का मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1000 डाइन के बराबर होती है। 1000 डाइन का मतलब क्या हो गया, एक। अब एक डाइन में क्या होता है, एक डाइन होती है 1 मिलीग्राम के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। तो वही हो गया बात, 1000 डाइन मतलब 1 मिलीबार के बराबर, तो फिर इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हैं। अब हम कह दिए कि ये 29.92 ये पारे की ऊंचाई है, ये 76 सेंटीमीटर के बराबर होती है। इसका मान क्या होता है, ये MB है। अभी हमने एक और पढ़ा था 1034, वो ग्राम थी, वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर पे थी। यहाँ पर MB याद रख लो, ये समुद्र तल पे वायुदाब का माप है। इसमें जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखो 1 इंच में कितना है। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच में कितना MB है, तो ये 29.92 जो इंच है उसका भाग लगाओ 1013.5 में। तो इसका मतलब जब भाग लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि 1 इंच में कितनी MB है। तो हमारे पास यहाँ भाग लगाया तो 1 इंच में कितना आ गया, 33.86 MB। अगर इसको राउंड फिगर में हम 34 MB भी लिख सकते हैं। अब 1 इंच में जब इतना हो गया तो 0.1 इंच में कितना होगा, तो 10 है तो इसका 10 का भाग इसमें दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 3.38। तो 8 वाला भाग है, इसको 4 लिख देंगे, या यहीं इसमें 10 का भाग देंगे तो भी 4 आएगा। तो इस प्रकार कई बार ये आया हुआ भी है, 0.1 इंच में कितना MB होता है, तो 0.1 इंच में 3.4 MB के बराबर होती है। ये ऊंचाई बताई गई है किसकी, एक नली होती है उसमें पारे की ऊंचाई है। ऐसे आपको सेंटीमीटर का भी याद रखना है। अब 1 सेंटीमीटर में कितना है, तो हमें पता है 76 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 1025। तो अब इसमें 76 का भाग दिया हमने तो हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर में कितना है, 13.33। अब 13.33 वही पूछ लिया जाए 0.1 सेंटीमीटर में, बहुत 10 का भाग लगाओ, इस प्रकार से 1.3 MB इसका आंसर आएगा। ये कुछ फैक्ट है, ये बहुत जरूरी है कंसेप्ट समझना भी। ऊंचाई के साथ साथ वायु में प्रति कितना 600 फीट या 1000 मीटर पर 0.1 या 3.4, हमें पहले बताया 0.1 इंच तो 3.4 MB, और 0.1 सेंटीमीटर तो वहाँ पर कहेगा 1.3 MB। तो यहाँ इंच है तो ये MB की दर से घटता है। या हम कह दें कि 1000 फीट पे 34 MB की दर से घटता है। 5 किलोमीटर या 500 पर 1800 फीट होती है, उस पर वायु का 50% भार होता है। अब हम करते हैं कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यही पढ़ेंगे आज। उसके बाद फिर हम इसको अगली क्लास में देंगे। देखो तापमान, इसके बारे में हमें पता है तापमान क्या होगा, लो टेम्परेचर
मतलब इसका हो जाएगा हाई प्रेशर। जहाँ तापमान कम होगा वहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा, और जहाँ तापमान कम ज़्यादा होगा वहाँ वायुदाब कम होगा। विलोमानुपाती संबंध होता है, चार्ल्स का ये नियम भी है। ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वायुदाब कम होगा। अभी हमने कहा कि 5 किलोमीटर पर 50% वायुदाब हमारा कम हो जाता है, और पास्कल ने सर्वप्रथम ये बताया था, और पास्कल एक वायुदाब मापने की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट भी है। जलवाष्प के बारे में मैंने बताया कि ये थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला क्षेत्र है। इसके अंदर हाई वाटर वेपर्स होंगे तो वहाँ पर लो प्रेशर पाया जाएगा। थोड़ा सा इस चीज़ को आप याद रखना। गति कारक, पृथ्वी की गति के कारण भी क्या होता है, कई बार निम्न वायुदाब या उच्च वायुदाब के क्षेत्रों का निर्माण होता है। जैसे उपोष्ण उच्च कटिबंध उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब है, वहाँ पर हाई प्रेशर है, जबकि उपध्रुवीय क्षेत्र में यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है। वो किसके कारण है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, गत्यात्मकता के कारण। गति के कारण कई बार क्या होता है, ट्रेन गति कर रही है, इधर से प्रेशर को हाई लो कर देती है तो आदमी चपेट में आ जाता है। इसको भी मैं एग्जाम्पल के रूप में याद रख सकते हैं। अब थोड़ा सा देखिए समदाब रेखाएं क्या होती है। सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली, सागर तल याद रखना, धरातल नहीं है, वह समान वायुदाब वाले मिलाने वाली रेखाओं कल्पित रेखाओं समदाब रेखाएं, आइसोबार। ये समदाब याद नहीं करके आइसोबार इंग्लिश में याद कीजिए। कई बार इंग्लिश पूछे, क्योंकि समदाब रेखाओं में नाम में कुछ सब कुछ छिपा है, लेकिन इंग्लिश वर्जन जब आता है तो कहीं ना कहीं फिर हम कन्फ्यूज होते हैं। क्षैतिज वितरण, वायुदाब का अंतर, जो वायुदाब का अंतर होगा उसको कहते हैं दाब प्रवणता। जितना अधिक वायुदाब का अंतर होगा उतनी अधिक वायुदाब, जो दाब प्रवणता उतनी अधिक होगी। जितना कम वायुदाब का अंतर होगा, और उसी के अकॉर्डिंग वायु की गति भी होती है। जितनी अधिक दाब प्रवणता अधिक होगी, वायु की गति उतनी अधिक होगी। देखिए अब कुछ समदाब रेखाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि समदाब रेखाएं पास पास है, इसका मतलब है दाब प्रवणता अधिक है, और दाब प्रवणता अधिक है इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वायु की स्पीड भी अधिक होगी। कम दाब प्रवणता, समदाब रेखाएं दूर दूर, वायु की स्पीड कम। दाब प्रवणता बल क्या होता है? वायुदाब में अंतर से उत्पन्न वह बल जिससे हवाई क्षैतिज गति करती है, ऊर्ध्वाधर गति नहीं, क्षैतिज गति करती है, उसको दाब प्रवणता बल कहते हैं। इसको बैरोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। अब वायुदाब के प्रकार और वायुदाब की पेटियां, ये